अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता एक बार फिर खतरनाक कशीदगी की लपेट में है, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई महाजराई ने न सिर्फ खत्ते बल्कि पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। जंग बंदी के इम्कानात धुंधला रहे हैं और अमरीकी सदर की जानिब से ईरान पर हमले दोबारा शुरू करने के इशारे ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। उधर आलमी जोहरी इदारा इस बात की निशानदही कर रहा है कि ईरान का ज़्यादातर अफज़ूदा यूरेनियम अब भी अस्फ़हान के जोहरी मरकज़ में मौजूद हो सकता है, जो आलमी सलामती के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़, जहाँ से दुनिया की बड़ी मिकदार में तेल गुजरता है, वहाँ कशीदगी उरूज पर है। अमरीका इस अहम गुजरगाह में आमदोरफ्त बहाल रखने के लिए नया बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद बनाने पर गौर कर रहा है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा खबरदार कर चुका है कि यहाँ किसी भी किस्म की रुकावट आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा सकती है। अब ईरान की क़यादत भी सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है और ये वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। बयानात में शिद्दत और मैदान में तैयारी, ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सूरत हाल किसी भी वक्त मज़ीद बिगड़ सकती है। क्या खित्ता एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा है या सिफारतकारी आखिरी लम्हे में कोई रास्ता निकाल पाएगी? इन्हीं अहम सवालात पर हम बात भी करेंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि गैर मुल्की खबर संदारा इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने गुज़श्ता रोज़ जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तानी सालिसकारों को नई तजावीज़ भी दे दी हैं और तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान ही सालिस का किरदार अदा कर रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ हो रहा है, मुज़ाकरात की कोशिशें कहाँ तक पहुँची हैं, मुआहदे की सूरत हाल कहाँ तक पहुँची है और नई तजावीज़ ये फिर दोबारा कैसे आ गई हैं, बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कुछ नई तजावीज़ आ गई हैं, फिर नई तजावीज़ हवाले कर दी गई हैं, फिर उन पर गौर किया जाता है, फिर उनको डिक्लाइन कर दिया जाता है, उसके बाद फिर और नई तजावीज़ सामने आ जाती हैं। क्या आपके ख्याल में ये प्रोसेस सही सिमत में आगे बढ़ा है? क्या हम मुआहदे के करीब पहुंच रहे हैं या इससे बहुत दूर जा रहे हैं? देखें, शुक्रिया। देखें, ये सॉर्ट ऑफ है वार ऑफ एट्रिशन कह ले, नर्व्स की जंग है, साइकोलॉजिकल एक किस्म की वारफेयर हो रही है। और एक देखें बैराज ऑफ थ्रेट्स है आइदर साइड। फिर इसके बाद सोशल मीडिया का हमने इस्तेमाल देखा, होस्टाइल वहाँ पे पोस्टें लगाई गई, जिससे एक समझ ले कि सिचुएशन मजीद खराब हुई। अब ये देखें, ईरान का ये मानना है कि जितना आप डिले करेंगे तो उससे अमेरिका का जो इम्प्रेशन है, जो इंटरनल मसले हैं, एक्सटर्नल प्रेशर है, वो बढ़ेगा, तो जिससे वो अमेरिका विल बी फोर्स कि वो कंसेशन देगा। अमेरिकन समझते हैं कि हम ब्लॉकेड्स जारी रखेंगे तो वी विल फोर्स जो है कि अपनी डिक्टेशन पे ईरान को फोर्स करेंगे कि जो हम चाहते हैं वो चीज़ें वो कबूल करें। जी। तो एक तो ये राइवलरी चल रही है दरमियान में। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह इतलात दो देखें कि ये स्टेलमेट समझ लें, डेडलॉक नहीं था, कि एक किस्म की ये थी कि डिप्लोमेसी बिहाइंड बैक चैनल्स और इन फ्रंट चैनल हमने देखा कि वो चल रही थी और पाकिस्तान ही सालिस का स्पॉट लाइन में पाकिस्तान ही था। अब जो लेटेस्ट इतलात आ रही है जिसके मुताबिक कि ईरान ने सबमिट करवा दी है कल अपना जो प्रपोजल है, उससे पहले भी एक उनका एक प्रपोजल किया था विच वाज रिजेक्टेड बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प का आपने देखा कि उठते बैठते उनका फोकस है न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे, और वो कहता हम इसी पे बात करेंगे, बाकी चीजें सानवी हैं। तो अब डिपेंड करता है कि जो नया प्रपोजल किया है उसमें क्या है। बट मीन टाइम में अगर आपको कल जो एक प्रॉपर्ली ब्रीफिंग हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प को सेंटकॉम की तरफ से, जिसमें 3 चीजों पर बहस की गई थी कि लिमिटेड स्ट्राइक्स किए जाएं, नेवल ब्लॉकेड इंटैक्ट रहे। नंबर 2, उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए क्या ऑप्शन है, क्या कोस्टल लाइन पे जाके बैठा जाए, उसको टेक ओवर किया जाए। और तीसरी इस बात पे भी बहस की गई होगी कि जो स्ट्रेट ऑफ जो यूरेनियम है, इन्रिचमेंट है, कि जो कि वहां से उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। जी। तो इस पर डिफरेंट ऑप्शंस की बात की गई होंगी, तो इस पे आज वो भी क्लैरिटी होगी, आज रात तक वो भी पता चल जाएगा। लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि ईरान की तरफ से जो समझा जा रहा था कि बहुत डिले है, बहुत सारा कुछ नई बात आ रही है, उससे एक पॉजिटिव इंडिकेशन आई है कि देखें, मैं समझता हूँ कि बोथ कंट्रीज जो है ईरान और अमेरिका, वो चाहते हैं एन ऑफ रैंप, वो चाहते हैं कि चीज़ हो सेटल हो जाए और इंस्टेड कि वो जंग पे जाएं, और वो चाहते हैं कि कन्फ्लिक्ट का खात्मा हो। और दोनों को बराबर के प्रेशर हैं, अमेरिका के लिए एज वेल एज ईरान के लिए। ब्रिगेडियर साहब, ये बात आपकी ठीक है कि दोनों ममालिक चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये मुआहिदा जो है वो हो जाए, लेकिन अमरीकी सदर जो हैं वो दोबारा जंग
या हमले का जो है वो इशारा दे रहे हैं। दूसरा ये, जैसे कि आपने भी कहा कि एक और मंसूबा जो है वो ज़ेर गौर है, वो टेबल पर रखा गया डोनाल्ड ट्रंप के, कि अमेरिका और इसराइल अब मुख्तसर मगर ताकतवर हमले जो है वो यहाँ पर करें। अभी एफर्ट्स हो रही हैं कि मुज़ाकरात आगे बढ़े, तजावीज़ जो हैं वो पेश की जा रही हैं, बातचीत हो रही है, सालिसी की कोशिशें हो रही हैं, और दूसरी तरफ धमकियां भी चल रही हैं। आपको लगता है कि अगर ऐसा कोई मंसूबा टेबल पर आता है डोनाल्ड ट्रंप के, तो क्या वो इसे कंसीडर करेंगे या फिर अब सिफारती एफर्ट्स को जगह और टाइम दिया जाएगा? मुझे लगता है कि वो यकीनन ऑफ रैंप पे जाएंगे, कोशिश करेंगे डिप्लोमेसी को मौका दिया जाए और उसमें के अंदर ही कोई वो टाइम फ्रेम की बात कर सकते हैं, कोई डेडलाइन भी दे सकते हैं, लेकिन अब इट्स सीज फायर इज ए इनडेफिनेट पीरियड। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक बात है कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। तो आज ये प्रपोजल किया, उसके बाद से ये चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ आएंगी। और ईरान भी यही चाहता है। देखिए, मसाइल जिस तरह मैंने कहा है कि ईरान की इकोनॉमी वाज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अपनी जो उनकी थी। 90% उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तौर पर होता है। नेवर ब्लॉकेड लगने के बाद वो चीज उनके हाथ से निकल गई है। तो ईरान हैज बिकम ए लैंड लॉक कंट्री। अभी आप देखें, उनका एक्सेस अगर है तो वो ग्राउंड लैंड रूट के साथ है, चाहे वो इराक के थ्रू जा सकते हैं या फिर अजरबैजान है या तुर्कमेनिस्तान है वो या पाकिस्तान है। बाकी वो उनके लिए भी मसाइल हुए। फिर ऊपर से जो उनके स्टोरेज का मसला आ रहा है, बड़े स्ट्रेटेजिक रिजर्व आप समझ लें। जो खरक आइलैंड में जो उनकी आयल जो वहां पे प्रोडक्शन थी, वो तो ऑलरेडी लिमिट्स क्रॉस कर गई। तो दैट्स वाई देखें कि उनके जो एक रिटायर्ड जो कंटेनर था ऑयल का, दैट हैज बीन रिकमीशन, उसका नाम नाशा है, और उसमें उन्होंने तेल भरा है, भर के दैट इज नो ऑफ श्योर, आप समझ लें स्टोरेज कैपेसिटी वो ईरान के कैरी कर रहा है। सो इकोनॉमिक प्रेशर है एट प्रेजेंट। ईरान के अंदर 40% इन्फ्लेशन है। वो कहता है अगर ये सिलसिला कंटिन्यू रहा इट विल गो टू 70%। तो ईरान में है, तो लेकिन ईरान ने ये अपनी रेजिलियंस शो की है, रिजॉल्व शो करने की कोशिश की है। एंड उनके बकुल विद 3 to 6 मंथ हम इसको सस्टेन कर सकते हैं, इस तरह के प्रेशर को। सिमिलरली अमेरिका के अंदर भी ट्रंप के लिए बहुत मसाइल है, प्रेशर है। लेकिन एक डेवलपमेंट जो कल हुई है कि ट्रंप को कि 1 मई वाज द लास्ट डेट की जो वार पावर रेजोल्यूशन थी कि वो उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन कल कांग्रेस की वोटिंग हुई एंड दैट हैज गॉन इन फेवर ऑफ ट्रंप। आज 2-3 वोटों का फर्क पड़ा है, लेकिन उससे भी ये है कि पहले ये ट्रंप को खतरा था कि कांग्रेस का प्रेशर आ सकता है अगर वहां पे कामयाबी ना हो, तो उसमें भी वो निकल गए हैं। तो ट्रंप अभी आप समझते हैं कि वो अपना आप को इस तरह पेश कर रहे हैं कि अमेरिका इज विक्टोरियस है, विक्ट्री हमारी हो चुकी है। और दैट्स वाई वो कहता है कि ईरान को ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, इनकैपेसिटेट हमने कर दिया है, तो मजीद हम प्रेशर डाल रहे हैं। तो वो अपनी एक किस्म की नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। ईरान के आप जिस तरह देखें कि उनके जो लीडर है आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई ने जो बात की, उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर पे और मिसाइल्स पे कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। जी। दरमियान का रास्ता देखने वाली बात है। अब जो प्रपोजल जो गई है वो इम्पोर्टेंट होगी, उसमें क्या चीज़ है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका को भी अंदरूनी तौर पर बहुत दबाव का सामना है, और उनके वज़ीर जंग पीट हेग्सेट जो हैं वो हाउस आर्म्स कमेटी में जब पेश हुए हैं तो उनसे बड़े सख्त सवालात किए गए हैं, उनको बड़ा शर्मिंदा बाकायदा तौर पर किया गया है। और ये भी कहा गया है, उनसे ये भी एक सवाल किया गया था कि आपने जंग शुरू क्यों की? अगर जून में आप ये कह रहे थे कि वो जंग भी कामयाब हुई थी और हमने तमाम अहदाफ अपने टारगेट जो हैं वो हासिल कर लिए थे, तो फिर ये जंग क्यों शुरू की गई? फिर ये बाकायदा तौर पर सवाल किया गया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या मेंटली स्टेबल हैं या नहीं हैं। और वजीर जंग के बारे में भी ये कहा गया कि जिस तरह से आप बयानात दे रहे हैं, और आप जब उनसे ये पूछा गया कि ये जंग का मशवरा आपने दिया था, तो वो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि इंटरनल प्रेशर और साथ ही साथ पॉपुलैरिटी जो कि ट्रंप की अब 30% तक पहुंच चुकी हुई है, ट्रंप को इस तरफ लेके जाएगी कि जल्द अज जल्द जो है वो मुआहदे को पहुंचें? आपको कितना टाइम लग रहा है? क्या ये ट्रंप के चाइना के दौरे से पहले ये चीज़ कंक्लूड हो सकती है? लाइकली है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि ईरान भी समझता है, ईरान की जो थिंक टैंक्स है वो मानते हैं कि जिस तरीके से जो नेगोशिएशंस का सिलसिला है और जिस तरीके से ईरान उसको अब हैंडल कर रहा है, मतलब बड़े बहुत खूबसूरत तरीके से वो कर रहा है। दैट्स वाई वो समझते हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर अमेरिका पे बढ़ेगा और मजबूरन वो को उनको कंसेशन देने पड़ेंगे। इंटरनल अभी आप देखें ट्रंप की
अभी पॉपुलैरिटी विद एवरी पासिंग डे गिरती जा रही है। 36 अभी 34% पे आ गए हैं। जी 60% प्लस लोग हैं दे आर अगेंस्ट द वार। अगर अभी इस जंग, अगर इसमें देखें कोई ऐसा सिलसिला होता है, एग्रीमेंट सही नहीं होता है, तो वो लोग यही पूछेंगे भाई एक आप अननेसेसरी जंग में कूदें। और वो जंग भी इसराइल की थी, और अभी परसेप्शन यही अमेरिका में बन रहा है कि ये इसराइल की जंग थी। हम वैसे, फिर आपने जो बात की, देखे क्वेश्चन किया जा रहा है कि स्टेट ऑफ माइंड ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, जब उन्होंने कहा एंड ऑफ सिविलाइजेशन होगी, कभी वो फिर इंसल्टिंग बात भी करते हैं। तो दैट्स वाई उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 25 को इन्वोक करना चाहिए, जिसमें प्रेसिडेंट की जो स्टेट ऑफ माइंड को क्वेश्चन किया गया है। और इसी तरह जो पीट हेगसेथ है, सेक्रेटरी वार जो है, वो कभी क्रूसेड की बात करते हैं, कभी क्या कहते हैं। तो वो भी आप देखें इमोशनली इम्बेलेंस टाइप वो लगते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सो मेरा ख्याल में कि ओनली ऑप्शन है कि वो डिग्निटी डिग्निफाइड तरीके से निकलें, तो वो टेक गिव एंड टेक वाली बात है, और दोनों को इस सिलसिले में कंप्रोमाइज करना होगा। अगर देखें अमेरिका जाता है वही जॉइंट कंप्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन की ही तरह करता है, तो फिर ये ट्रम्प के लिए बहुत मुश्किलात होंगी, क्योंकि वो कहेंगे फिर तुम, ओबामा ने तो बड़ा सही किया था, आपने फिर क्या अचीव किया। तो तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। सिमिलरली ईरान के लिए भी है। और देने का अब ऑप्शन दोनों के पास यही है कि कोई बीच का रास्ता निकाल के चीजें सेटल करें। जो नुकसान होना था, जो डिस्ट्रक्शन होनी थी, वो चीजें हो चुकी हैं। और वैसे भी आप देखें कि अमेरिका जो है एस्केलेट टू डी एस्केलेट वाली बात है, मिसाइल्स की शिफ्टिंग की बात हो रही है, ट्रुप्स की मूवमेंट की बात हो रही है, थ्रेट्स भी जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे कुछ डेवलपमेंट एट दिस टाइम टाइम हो भी रही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये भी बताइएगा सर, जैसे कि अमेरिका ने कहा है कि इस जंग पे अभी तक अमेरिका का 25 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च हुआ है। ईरान कहता है कि ये नुकसान अमेरिका का अभी तक इससे 4 टाइम ज़्यादा है। वो समझते हैं कि 100 अरब डॉलर जो है नुकसान हुआ है। अब 2027 के लिए 1500 अरब डॉलर यानी कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर जो है दिफाई बजट की दरखास्त अमेरिका की जानिब से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है वो की गई है। 13 फौजी अमेरिकी फौजी जो हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट में हलाक हो चुके हुए हैं। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि जंग तो शुरू कर ली उन्होंने और लगता था कि 1-2 रोज में मामला हल हो जाएगा, लेकिन अभी तक ट्रंप को समझ कुछ नहीं आ रहा कि इसकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है। कोई एग्जिट प्लान कोई नहीं था इनका। लेकिन यही तो बात हो रही है। वो अमेरिकन देखे कि इवन मैं अभी रिसेंटली विलियम बर्न्स ने एक आर्टिकल लिखा थी, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा, और उन्होंने भी यही कंक्लूड किया कि भाई हम जंग में कूद गए, कोई स्ट्रेटजी हमारी थी ही नहीं। और उन्होंने कहा ये जंग में हमारे मकासद क्या थे वो भी कोई पता नहीं है। सो अगर हम मान भी ले कि अगर जो पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो शुरू में बात की थी, तो एक भी अचीव नहीं कर सके ईरान के अंदर, ना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर सके हैं। और फिर ये भी देखें कि 25 शुरू में ये खुद कहते रहे हैं कि डेली 1 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने कहा कि हमारा एक्सपेंडिचर आ रहा है। लेकिन आप देखें ना, 40 दिन जंग लड़ी गई है। अगर वो अलग है, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है आपके वेपन्स इक्विपमेंट जहाजों का, तो वो तो अलग हिसाब किताब है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये देखें ना कि ये तो आप कि कवर अप करने के लिए ऐसी चीजें बयान दिए जाते हैं कि बहुत चीजें आप छुपाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है, मेरा मानना बिल्कुल सही है। ये जो ईरानी एस्टिमेट्स है या बाकी जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, उनका भी मानना है कि जो नुकसान जो हुआ है बहुत ज्यादा अमेरिका का हुआ है, स्पेशली जब आप वेपन्स इक्विपमेंट या जो भी आपके सिस्टम था उसके हम बात करते हैं। और बाकी ईरान में तो ऑलमोस्ट देखे ना कि जो नुकसान है $300 बिलियन का, दैट इज द डिस्ट्रक्शन है जो ऑफ द इंटायर जो कंट्री के डिफरेंट साइट्स को उन्होंने हिट किए हैं। तो नुकसान तो खैर मेरे ख्याल में दोनों का है। अमेरिका दे आर ट्राइंग टू कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, क्योंकि देखें कि सवाल जवाब होंगे जब ये सेनेट आर्म कमेटी में, जिस तरह आपने बात की है, वो देखें कि पीट हेगसेथ साहब के पास तो वो स्पीचलेस था, कोई लॉजिक उनके पास बिल्कुल नहीं थी कि जिससे वो सेटिस्फाई कर सके। स्पेशली जो बात कर रहे थे जो डेमोक्रेट्स जो उस पर सवाल जवाब कर रहे थे। जी बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आपने दुरुस्त कहा कि कोई जवाब नहीं था पीट हेगसेथ के पास और बड़ी उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है और कई जगह बिल्कुल लाजवाब भी हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर मसूद खान साहब। वक्त दिया और एफर्ट्स की जा रही हैं, लेकिन दबाव भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी तक जो है वो पॉजिटिव ये चीज़ है कि तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा ने बात कह दी हुई है
कि पाकिस्तान ही सालिस है और पाकिस्तान के ज़रिए ही सालिसी की एफर्ट्स हो रही हैं। गैर मुल्की खबर इदारे यानी कि अल जज़ीरा ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि अब जो जंग बंदी के हवाले से, जंग के खात्मे के हवाले से पाकिस्तानी सालिसकारों को हमने जो है कुछ नई तजावीज़ दे दी हैं। ये नई तजावीज़ क्या हैं, इन पर क्या हो सकता है, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं ज्वाइन कर लिया है साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब डॉक्टर साहब, अब नई तजावीज़ भी पाकिस्तानी सालिसकारों को ईरान की जानिब से जो है वो दे दी गई हैं। अब हम तो इंतज़ार में हैं कि मुआहदे पर दस्तखत होने के शायद करीब पहुंच चुका हो मामला, लेकिन अब नई तजावीज़ जो है वो सामने आ गई हैं। वो बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान ही सालिसी का रोल जो है वो प्ले कर रहा है, बट हम क्या समझें, ये नई तजावीज़ जो हैं वो मुज़ाकरात के अंदर एक रुकावट शो करती हैं या फिर हम मुआहदे के करीब पहुँच चुके हुए हैं? देखिए, दौर हाजिर में ये सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे कॉम्प्लिकेटेड मसला है जो कि ईरान और यूएस के और इजराइल के दरमियान जंग का है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दौर हाजिर में सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे एक कॉम्प्लिकेटेड मसला है, क्योंकि यहाँ एक तो डोनाल्ड ट्रंप पर अपना इंटरनल प्रेशर है, एक डोनाल्ड ट्रंप पे इजराइल का प्रेशर है, एक डोनाल्ड ट्रंप पे अपने इसका सेनेट का और कांग्रेस का प्रेशर है, और उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप के अपने मिजाज में भी ठहराव नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि जिस तरीके के उनके ट्वीट्स आते हैं। दूसरी तरफ ईरान है। ईरान बहुत स्टेबल तरीके से अपनी सफारतकारी कर रहा है। ईरान जो शुरू से कह रहा था, उसमें ईरान ने थोड़ी सी रिकैलिब्रेशन की है जब ईरान को पता पड़ गया है कि ईरान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। ईरान इतनी बड़ी ताकत को 40 दिन तक बिल्कुल नाको चने चबा सकता है। हालांकि ईरान का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसके साथ साथ ईरान ने बहुत नुकसान किया अमेरिका का और अमेरिकन बेसिस का। 27 बेसिस को हिट करना कोई आसान बात नहीं किसी मिडिल पावर कंट्री के लिए, जिसका बजट सिर्फ 20 और 23 बिलियन डॉलर के जितना हो, और जबकि अमेरिका का बजट 996.6 बिलियन डॉलर्स का, जो कि अगले साल 1.5 ट्रिलियन हो जाएगा। तो इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत के सामने आके इस तरह ठहरना, फिर उनका नुकसान करना। अमेरिकन थिंक टैंक ये कह रहा है कि अमेरिकन साजो सामान पूरे मिडल ईस्ट में जो थे और खास तौर पर जो उन समुद्रों में थे, उनका बहुत नुकसान हुआ है और उसकी रिप्लेनिशमेंट की जा रही है। आपने मॉनिटर किया होगा कि पिछले दिनों जहाज पे जहाज आ रहे थे ताकि उनके आर्म्स एमुनेशन जो उन्होंने खर्च किए हैं उसको दोबारा, अब वो आर्म्स एमुनेशन अपना दोबारा रिप्लेनिश कर चुके हैं। एक आरा ये भी है, ईरान शुरू से ही कह रहा था कि ये इसलिए करना चाहते हैं मीडिएशन, और ये टाइम मांग रहे हैं जैसा इन्होंने पिछले साल जून में टाइम मांगा था जब मस्कत मीडिएशन करा रहा था, और उसके बाद हमला कर दिया। इसी तरह फरवरी में 28 फरवरी से पहले मीडिएशन चल रही थी, दोबारा उन्होंने टाइम लेके तैयारी शारी करके सारा फिर दोबारा हमला कर दिया। इस मरतबा भी ईरान यही कह रहा था। अब इसको देख लेते हैं कि क्या चांसेस हैं कि अमेरिका दोबारा हमला करेगा। इजराइल की मंशा यही है कि ये ईरान को नीस्तो नाबूद कर दें। इजराइल का मंशा यही है कि अमेरिका अलॉन्ग विद द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज और खास तौर पे खलीजी ममालिक के, देखिए खलीजी ममालिक ने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला तो खरीदा हुआ है ना जी। अब इजराइल अमेरिका के जरिए कोशिश करता रहा, जो 40 दिन की जंग ये हुई है, कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से ये सारे के सारे खलीजी ममालिक जंग में कूद आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें हमारी कोशिशें काविशें पाकिस्तान की शामिल हैं। पाकिस्तान खड़ा रहा सऊदी अरब के साथ और पाकिस्तान मीडिएट करता रहा, और पाकिस्तान ये बात करने में कायल हो गया कि कॉस्ट ऑफ अटैकिंग एग्रेशन बाय द गल्फ कंट्रीज वुड बी मच हायर देन द कॉस्ट ऑफ रिस्ट्रेंट। तो गल्फ कंट्रीज ने इसके बावजूद के इजराइल अमेरिका के जरिए ये कोशिश करता रहा कि सारे जंग में एक साथ जुड़ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये दूसरी चीज जो मैंने इस पे वजाहत करनी थी कि पाकिस्तान की मीडिएशन की वजह से वो मामला रुक गया। अब क्या होना कि मुमकिन इम्कानात हैं। जी। डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाने से पहले कोशिश करेंगे किसी तरह डील, जो उन्होंने 15 पॉइंट दिए हैं और उसके बाद दोबारा उन्होंने उसको रिकैलिब्रेट किया है, उस पे ईरान प्रेशर में आके राजी हो जाए। और ईरान ने फिर अपना मुतालबा बढ़ा दिया, पहले उसका से ज्यादा कर दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से। पहले तो इनरिचमेंट के हवाले से ईरान कह रहा था ना कि 20 साल के लिए आप कह रहे हैं चले हम
इसको 5 साल कर लेंगे। अमेरिका 5 साल पे नहीं माना। जेडी वैंस जब इधर से 21 घंटे की मुज़ाकरात करके जब वापस गए तो उन्होंने इंडिया दे दिया था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इन्वेस्टमेंट का मामला रह गया, बाकी तमाम मामला तकरीबन हमारी तय पाने वाले थे। तो उस वक्त तक ये बात थी। अब क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मस का ईरान को एक लेवरेज का पता पड़ गया है कि ईरान के पास कितना बड़ा वेपन है, जो बड़े बड़े वेपन नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, दर्द नहीं दे सकते थे, तकलीफ नहीं दे सकते थे अमेरिका को और दुनिया को, तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मस के लेवरेज और की डॉक्टर वजह साहब, वो से अमेरिका की ईरान बेचैनी बता भी रही है कि अमेरिकी इंतजामिया कितने इस वक्त दबाव का शिकार है। लेकिन अब ट्रम्प इंतजामिया दावा कर रही है कि जंग खत्म हो चुकी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी नज़र आता है कि जंग के बादल मंडला रहे हैं। अमेरिका इसराइल ये प्लान कर रहे हैं अब बड़ा प्रिसाइज, मुख्तसर लेकिन ताकतवर हमला हम करने जा रहे हैं। तो स्टेटस क्या समझे हम, ये जंग बंदी चल रही है, जंग खत्म हो चुकी हुई है, या दोबारा से? आपको तो पता है मुज़ाकरात तो पहले भी हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं, उससे पहले भी हो रहे थे, तो वो साल साल से मामला चलता आ रहा है। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर जो है कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है। वो जो डेफिसिट है इस वक्त हमें नजर आ रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट, उसका क्या करना है? और जो बैनुल-अक़वामी प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, क्या वो गारंटर के तौर पर इस कॉन्फ्लिक्ट में सामने आ सकते हैं आपके ख्याल में? नहीं, अल्टीमेटली ईरान की मंशा यही है ना। ईरान की एक सबसे बड़ी इस वक्त मुतालबा ये है कि बार बार जो हमारे पर हमला होता है उसकी हमें इस दफा आप गारंटी दोगे, इस दफा पहले मुआहदा करोगे कि आइंदा हमला नहीं करोगे। ये ईरान की तरफ से मुतालबा आया है। और साथ में उन्होंने कहा कि आप इसके साथ साथ हमें गारंटी भी चाहिए दुनिया में, और उस गारंटी में जाहिर है रशिया चाइना की वो चाहेंगे। लेकिन इसका तरीकाकार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जाके रेजोल्यूशन पास कराया जाएगा। चैप्टर 7 के तहत हो जाए तो बहुत अच्छा, अगर अमेरिका उसको वीटो नहीं करता है। लेकिन अगर अमेरिका की मंशा से किया जाएगा तो अमेरिका उसको वीटो नहीं करेगा, उसको गारंटी समझा जाएगा, उसमें पूरी दुनिया की मर्जी शामिल हो जाती है। लेकिन आगे इसका जो जिस तरीके से फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, वो मजीद जो इस वक्त मुज़ाकरात रहते हैं उसमें इस चीज का फ्रेमवर्क बनाया जाएगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में नॉर्मली चैप्टर 6 के तहत, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 6 के तहत ऐसी गारंटी दी जाती है या ऐसे रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं। लेकिन अगर मजबूत तरीन रेजोल्यूशन पास करना हो तो चैप्टर 7 का मतलब यह है कि अगर कोई फरीक अगर नहीं मानता, जैसे ईरान हमला कर देता है, तो उसकी खिलाफ वर्जी पर उसको सजा ये दी जाती है कि उसके खिलाफ भी एक्शन किया जाता है, काइनेटिक एक्शन किया जाता है। ये चैप्टर 7 का लुब्बे लबाब मैंने बता दिया आर्टिकल 41-42 के तहत अगर हो तो ये तो खैर बात होगी उसकी। लेकिन अभी आ जाते हैं दोबारा बात जो आपने बड़ी कलीदी बात की है कि ये ट्रस्ट का डेफिसिट है, और साथ में ईरान पर जो मुख्तसर और बड़ा ताकतवर हमला जो कल बयान दिया गया है, उसकी तैयारी तो बहरहाल है, इस चीज का इदराक दुनिया को है। लेकिन मेरे अपना जो अगर नुक्ते से नुक्ता मिलाया जाए तो मैं समझता हूं कि दैट अगेन वुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। हालांकि तैयारी वो इसलिए की जा रही है कि अमेरिका को कुछ ना कुछ लेके जाना है। डील के जरिए अगर उनको नहीं मिलता है तो अमेरिका ने पहले ही कह दिया है कि 90%, कल भी ट्रंप ने कहा है कि 90% हमने उनकी ताकत को जाया कर दिया है, उनकी एयरफोर्स को जाया कर दिया है, नेवी को जाया कर दिया है, उनके हमने इंस्टॉलेशन को जाया कर दिया है और तमाम चीजें। और उनकी हमने एनरिचमेंट फैसिलिटीज को तो खैर जून में ही जाया कर चुके थे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि एनरिचमेंट का मामला अभी जिंदा है। वो इबाम जो है वो क्रिएट होती रहती है। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है यहाँ कि अमेरिका अगर यहाँ से उसको ट्रॉफी नहीं मिलती है, कम अज कम नफ्सियाती तौर पर, जो कि उसका ग्राउंड वो बना चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, एक मरतबा नहीं मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि हम जीत चुके हैं, जंग के जो मकासद थे वो हासिल हो चुके हैं। और यही पीट हेगसेट भी कह चुके हैं कि हमारे जो गोल्स थे हम हासिल कर चुके हैं। ये उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए है, वो अपनी हमवार कर रहे हैं राय के हमने। लेकिन डॉक्टर साहब, उनकी अपनी अवामी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो ये जंग लेकिन जीत ये चुके कि एक साइकोलॉजिकल वारफेयर चल रही है ना। अवाम तो जब जो सर्वे हो रहा है वो यही बता रहा है कि दिन ब दिन रेटिंग डाउन होती जा रही है। लेकिन एक अनाउंसमेंट के तौर पर वो चाहते हैं कि चाइना जाने से पहले कोई ना कोई फैसला हो जाएगा, और वो फैसला ज्यादातर चाइना जाने से पहले, अगर चाइना में अपने अहदाफ डोनाल्ड ट्रंप हासिल करना चाहते हैं, जिस मकसद के लिए वो जा रहे हैं, वो ज्यादातर ट्रेड, कॉमर्स और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है, ताकि स्टेट ऑफ मलाका में कुछ तलखी अगर कम हो जाए
और उसमें कोई ट्रेड टैरिफ वगैरह की बात जिस तरीके से करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसमें कोई लो और कुछ दो का मामला हो जाए। चाइना के साथ बहुत सारे अहदाफ हासिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके मुल्क में जो इस वक्त यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में जो इस वक्त इक्तिसादी इंतशार है उस पर कुछ पाया जा सके। वो जिस तरह चाइना के साथ कुछ कंसेशंस लेके किए जा सकते हैं किसी और मुल्क के, तो वो इस जाने से पहले उनकी हद्दुल वसा कोशिश होगी कि इसको किसी तरह कोई डील ये बन जाए, लेकिन प्रेशर में ये डील उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे बनेगी जो इजराइल चाहता है। थोड़ी बहुत उसमें कैलिब्रेशन हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के चुंगल से उनका निकलना तकरीबन नामुमकिन है और ये हिलरी क्लिंटन कह चुकी हैं। ये हिलरी क्लिंटन इंग्लिश में इन अल्फाज में कह चुकी हैं, कोड दैट डोनाल्ड ट्रंप हैज अ वेरी थिन स्किन. Donald Trump has a very thin skin and anyone can get under his skin and get the decision made. तो ये उनकी अपने मुल्क में बात हो रही है, अपने मुल्क में बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के कि ये फॉरेन पॉलिसी किसकी है, ये अमेरिका की है या इजराइल की है। आप तो कहते थे मेक अमेरिका फर्स्ट, ये मेक अमेरिका फर्स्ट है या मेक इजराइल फर्स्ट है, मेक इजराइल ग्रेटर है या मेक अमेरिका ग्रेटर है। बिल्कुल, तो ये तमाम चीजें जो है बिल्कुल चरमगोइयां हो रही हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अमेरिका के अंदर से ही ये आवाज़ें जो है उठ रही हैं कि ये जंग जो है अमेरिका की नहीं है बल्कि इसराइल की जंग है। और डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि चाइना जाने से पहले पहले इस मुआहदे को कर लिया जाए, नहीं तो फिर चाइना जाने का उनका पर्पस जो है वो भी इससे मुतासिर हो सकता है। फिलहाल के लिए डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन सिफारती मामलात पर गुफ्तगू की है। अब कुछ मुआशी सूरत हाल के मुतालिक भी हम बात करेंगे, इसका आलमी मईशत पर क्या असर हो रहा है, सबसे बढ़ के पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और आबनाए हुर्मुज़ की गैर यकीनी सूरत हाल ने तेल की आलमी मंडी को हिला कर रख दिया है और इसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर तेज़ी से मुंतकिल हो रहे हैं। एक दरामदी मईशत होने के नाते पाकिस्तान को महंगे तेल की सूरत में दोहरा दबाव बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जिससे न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है बल्कि महंगाई की मजमूई शरह भी ऊपर जा रही है, जो अप्रैल में 8 से 9% तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। गुज़श्ता रात भी हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत 6 रुपये 51 पैसे का इजाफा करके नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर कर दी, यानी कि 28 फरवरी से अब तक हुकूमत पाकिस्तान कम अज़ कम 4 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर चुकी है, जो इस बात की अक्कासी करता है कि आलमी मंडी के झटके बराह रास्त अवाम तक मुंतकिल हो रहे। तवानाई लागत में इजाफा सनत, ट्रांसपोर्ट और खुराक की कीमतों को मुतासिर कर रहा है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर, बरामदात में कमी और दरामदी दबाव इस बहरान को मज़ीद गहरा बना रहे हैं। ऐसे हालात में यही कहा जा सकता है कि आए बहरान महज आर्जी नहीं बल्कि मईशत की गहरी साख्ती कमज़ोरियों को भी बेनकाब कर रहा है, जहाँ मौसर पॉलिसी रद्द-ए-अमल और तवानाई के मुतबादल ज़राए की फौरी ज़रूरत है। और नाज़रीन, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या IMF प्रोग्रामों ने पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम किया है या गुर्बत में इजाफा किया है। दूसरी जानिब अगर आलमी सतह पर इसकी शीदगी के असरात का जायज़ा लिया जाए तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि तवानाई बहरान अब एक वसी आलमी मुआशी दबाव में तब्दील हो चुकी है। खाम तेल की कीमतें 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं, जिसके असरात बड़ी मईशतों तक भी महदूद नहीं रहे। अमरीका में पेट्रोल की औसत कीमत बढ़कर $4.30 फी गैलन, जबकि डीजल $5.50 फी गैलन तक जा पहुंचा है। और ईरान से जुड़ी जंगी सूरत हाल के बाद डीजल की कीमतों में 46% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिससे सार्फिन के अखराजात में नुमाया इजाफा हुआ है। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात में भी मई 2026 के लिए पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी गई हैं, जहां फ्यूल कीमतों में तकरीबन 8% तक का इजाफा किया गया है। सुपर 98 पेट्रोल 3.66 दिरहम मुकर्रर हुआ इसकी कीमत। और ये तमाम इशारे इस बात की अक्कासी करते हैं कि मशरिक़ वस्ता की कशीदगी ने आलमी सप्लाई चेन, तवानाई की दस्तियाबी और कीमतों के तवाज़ुन को बुरी तरह से मुतासिर किया, जिसके साथ दुनिया भर में मईशतों में भी महंगाई और सुस्त रवी की सूरत में नुमाया हमें नजर आ रहे हैं। इसी पर जी बात करेंगे माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें एक मरतबा फिर से। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जनूबी एशिया में सबसे महंगा पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में हमें मिल रहा है और आलमी मंडी में ये जो तेल की कीमतें हैं 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हुई हैं। लगता है सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही। आने वाले दिनों में इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? और मुज़ाकरात और मुआहदे की जब बातें हो रही थी तो इसकी कीमतें कुछ थम भी गई थी, कुछ कम भी हो गई थी, लेकिन अब तो $126 फी बैरल तक पहुंच गई। सर बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये जंग ख़त्म भी हो जाए जल्दी
तब भी अगले माली साल में और उसके बाद कई बरसों तक इस जंग के मनफी असरात आलमी मईशत पर रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान पर, जैसे आपने खुद कहा, बड़ी अहम बात आपने की, इसके मनफी असरात बहुत ज्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास तमाम तर वसाइल मौजूद हैं, लेकिन अशराफिया की मईशत है और ये IMF के पास जाना अपना फर्ज समझता है। 24 मरतबा हम IMF के पास जा चुके हैं। तो क्या ये बात अकल में नहीं आ रही कि अगर ये काम तजर्बा IMF के पास जाना कामयाब होता तो फिर 24 दफा जाने की जरूरत क्यों पड़ती, और लाजमन 25वीं दफा 2027 के बाद क्यों हम जाएंगे? क्योंकि IMF का और पाकिस्तान की हुकूमतों का गठजोड़ है कि IMF की शराइत की आड़ में आवाम के ऊपर बोझ डाल दिया जाए और अशराफिया को नवाजा जाए। ये बुनियादी खराबी है। और चूंकि हमारे यहाँ, आपने जैसे कहा, इम्पोर्ट्स हमारी जो है वो बरामदात से दुगनी है। हमारी मईशत जो है 28 फरवरी को जब ये जंग शुरू हुई थी उससे पहले गैर मुस्तहकम हो चुकी थी। खुद इसलिए हुकूमत ने तस्लीम किया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा गिर रहा था 28 फरवरी से पहले, टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल नहीं हो रहा था, महंगाई जो है वो हमारी बढ़ रही थी 28 फरवरी से पहले, और रिजर्व जिसका बहुत चर्चा है, तो आपको पता है कि 16 अरब डॉलर के रिजर्व हैं, जिसमें 8 अरब डॉलर सऊदी अरब के हैं, 3.5 अरब डॉलर जो है वो चाइना के हैं, तो बाकी तो आपने रोशन डिजिटल इधर से किया है। हमारे पास तो रिजर्व ही नहीं है। तो आप इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि हम तो 28 फरवरी से पहले संगीन सूरत हाल थी, अब ये एक नया झटका लगा। तो इस झटके से निपटने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो इस्लाहात जिसकी तमाम हुकूमतें पाकिस्तान में कम से कम पिछले 50 से ज्यादा बरसों से वायदा करती रही हैं, जिसमें तीनों बड़ी पार्टियां और फौजी हुकूमतें शामिल हैं, आज जबकि मईशत की हालत खराब है, जबकि आवाम की कमर टूट चुकी है, पेट्रोल की मसनूआत बढ़ी, बिजली के नर्ख बढ़े, गैस के नर्ख बढ़े, तरक्याती अखराजात में कटौती हुई, तालीम का बजट कम हुआ, सेहत का बजट कम हुआ, कर्जों का बोझ बढ़ा, तो आवाम के ऊपर तो बोझ डाला जा रहा है। लेकिन अशराफिया आज भी मजे कर रही है, स्टॉक एक्सचेंज के लोग आज भी अय्याशियां कर रहे हैं, प्रॉपर्टी माफिया आज भी खुश है, और जिनके पास काला धन है वो आज भी खुश है। तो सवाल ये है कि अब हम जौहरी कुव्वत जिसने भारत को शिकस्त फाश दी है, अगर हम ये आज समझ लें, जैसे मैं 4 साल पहले से कह रहा हूं कि ये 9/11 के बाद का फैसला कुन दौर है, और इसका जो जो हदफ जो है वो अफगानिस्तान से बाहर है। सबसे बड़ा हदफ तो है कि जो है इस ग्रेटर इसराइल का नक्शा बनाना, जी दूसरा उम्मत मुस्लिमा को मजीद तकसीम करना, तीसरा ईरान को नुकसान पहुंचाना, और चौथा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खराबियां पैदा करके आपस में वो जो है वो वारदातें कराना। ये चार आखिर में हदफ खुद पाकिस्तान होगा। इसलिए आज ये वक्त है, अल्लाह के गजब से डरें, आज ये वक्त है कि हम ये फैसला करें कि वो इस्लाहात जो तीनों पार्टियों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर किए हैं, टैक्सों में, तवानाई में, तालीम में, सेहत में, और जो आइन कहता है, अगर उस पर अमल नहीं किया तो मैं आपको ये कुरान की से बता रहा हूँ कि फील्ड मार्शल ने बार बार जिक्र किया बुनियानुल मरसूस। बुनियानुल मरसूस जो है वो सूरह सफ की आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मैं बहुत आम जुमला बता रहा हूँ, यही आपका मुस्तकबिल है। अल्लाह ताला ने बुनियानुल मरसूस में क्या कहा है सूरह सफ में, कि जो अल्लाह की राह में जहाद करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ने मोहब्बत की, हमने भारत को शिकस्त दे दी। बैंक दौलत बेतहाशा कमा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज वाले कमा रहे हैं, इस्लामी बैंक कमा रहे हैं, और इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा। तो मुझे ये खौफ है कि अगर ये सूरत हाल रही, हम तो ये बात कर रहे हैं जी महंगाई बढ़ेगी, 11 करोड़ आवाम जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं उनकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी, और लोगों को पेट भर के ग़िज़ा नहीं मिलेगी, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकेंगे, इलाज मुआवजा नहीं होगा। ये नहीं होगा, इसके अलावा पाकिस्तान की सलामती को खतरा होगा। इसलिए कि जब मेरे मुल्क बिल्कुल में भारत, डॉक्टर साहब आपने सर बड़े अहम नुकात आपने उठाए हैं। देखिए जी, कल भी पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे का इजाफा हुआ है, तकरीबन 400 रुपये इसकी कीमत पहुंच चुकी हुई है। अब 60 दिनों के अंदर 4 दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गवर्नमेंट जो है इजाफा कर चुकी हुई है। कुछ डिटेल्स हैं कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 32% टैक्सेस जो हैं वो आवाम जो है वो पे कर रही होती है, यानी कि 129 रुपये का जो है वो टैक्स जो है वो 1 लीटर पेट्रोल पर जो है वो एक आम बंदा जो है वो दे रहा होता है। और पेट्रोल लेवी जो है वो 103 रुपये इसमें वो भी शामिल है। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। अगर इन इनडायरेक्ट टैक्सेस को कुछ कम कर दिया जाए तो एक आम बंदा जो है उसको तो रिलीफ दिया जा सकता है। हुकूमत की अब क्या मजबूरी है कि इसमें भी उन्होंने टैक्सेस भी ज़्यादा रखने हैं और लेवी भी जो है वो कम नहीं करनी। क्या अहम बात की है, पहले मैं आपको ये बता दूं, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है
पेट्रोलियम लेवी जो है ये भत्ता है, ये टैक्स नहीं है। क्यों नहीं है टैक्स? कि टैक्सों का हिस्सा सूबों को मिलता है। पेट्रोलियम लेवी में सूबों को एक पैसा भी नहीं मिलता, इसलिए मैं इसको भत्ता कहता हूँ। अगर मैं आपको ये बताऊं कि 2022 में आप चले जाएं तो पूरे एक साल में हुकूमत ने 127 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी लिया था। इस साल जो है 1468 अरब रुपए दे रहे हैं, यानी 1340 अरब का भत्ता आवाम से लिया जा रहा है पेट्रोलियम लेवी की मद में। तो आपका नुक्ता जो सवाल है उसका जवाब ये है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा था कि एफडीआर जो टैक्स वसूल करना चाहिए उससे 15,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहा है। आप उसमें से 15,000 अरब में से आप 1 रुपया भी वसूल नहीं करना चाहते और आवाम को कुचलते हैं, तो ये तो फिर इंसाफ नहीं हुआ। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी ये थी कि 15,000 अरब रुपए का बड़ा हिस्सा वसूल करते और उसके बाद पेट्रोलियम लेवी भत्ते को खत्म करते, टैक्सों में कम करते कि जी आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उसमें यहाँ से सब्सिडी आवाम को देते, अशराफिया को नहीं देते। इसके बजाय उन्होंने टैक्सों को बढ़ाना शुरू कर दिया है जो है। तो ये चीज जो है मुल्क की मईशत के लिए खतरनाक है। दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ेंगी क्योंकि भारत और अफगानिस्तान दहशतगर्दी करा रहे हैं। अगर लोग मुतमईन नहीं है और तो वो मुतमईन नहीं है तो फिर वो किस तरीके से दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म ने ये कहा कि 15,000 अरब रुपए कम वसूल कर रहे हैं एफडीआर, और अगर सूबों को मिला लें तो 25,000 अरब, अगर हुकूमत ये वसूल नहीं करती और उसके बजाय आवाम पे बोझ डालती है, तालीम का बजट कम करती है, इस साल अभी देखा तरक्याती अखराजात में कटौती करती है, तो उसका क्या मतलब होगा? गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ेंगी और खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सलामती को खतरात लाक हो जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की हमारी जो है फील्ड मार्शल ने चूंकि बुनियाद मरसूस की बात की थी, तो उन्हीं को मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब आपने उसकी बात की थी बुनियाद मरसूस की, हम तो ये चाहते हैं कि ईमानदारी से हर आदमी टैक्स दे और उसका फायदा कौम को मिले, आवाम को मिले। अगर ये नहीं करते तो मुझे डॉक्टर साहब, आम आवाम से तो बगैर पूछे ही कुर्बानी ले ली जाती है, उनसे पूछा भी नहीं जाता। अब मसला ये है कि जब कुछ साल पहले की बात हम देख लें, कोरोना आ गया तो मईशत नहीं चल सकी पाकिस्तान की, कि जी एक रीज़न मिल गई हमें। उसके बाद आपको पता है 2022 का सैलाब आ गया, पता चला कि जी इस वजह से मुआशी मुश्किलात हैं क्योंकि सैलाब आ गया था। फिर मुआशी अदम इस्तेहकाम तो हमारा चलता रहा, हमारी मईशत ICU में रही, इस वजह से मुश्किलात रहीं। फिर अब जंग आ गई है, तो अब क्या हर रीज़न के बाद असल मसला जो है हमारी मईशत को ही रहना है, या हमारी मईशत कोई इतनी तगड़ी हो जाएगी कि कोई भी मसला हो जाए उसको इतना फ़र्क ना पड़े और साथ ही साथ पाकिस्तान की मईशत पर लॉन्ग टर्म जो आप कह रहे हैं इस्लाहात, तो हर गवर्नमेंट ने तो इस्लाहात किए हैं, उसका असर जो है वो आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच सका? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई बहरान आता है, हुकूमत जो भी है उसकी 5 उंगलियां घी में होती है, बहुत खुश होते हैं वो। बहरान आया, कोई भी बहरान है, इससे भी हुकूमत खुश है। इससे पहले जब कोरोना आया था, जब भी हुकूमत खुश थी, सैलाब भी थी। मैं आपको साबित करूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान में जो सूदी बैंक्स हैं उसमें लोगों के 25,000 अरब रुपए पड़े हैं अदर देन करंट अकाउंट। 25,000 अरब रुपया करोड़ों लोगों के पड़े हैं, 25,000 अरब। मैं आपको बताऊं कि ये खाते नफा नुकसान में शिरकत पर हैं सूदी बैंक। तो जून 2023 में, रिकॉर्ड पे मैं बता रहा हूँ, जून 2023 में जिसके पास 100 रुपए अकाउंट में थे उसको 20 रुपए 50 पैसे मुनाफा मिला था। अब मुनाफा बैंकों का बढ़ गया और वो 20.5 को कम करके 10 कर दिया। तो यानी कई हजार अरब रुपए आपने लोगों के खींच लिए कानून तोड़कर। और ये बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26/4/40 से है। तो मेरा कहना यह है कि एक तरफ महंगाई, एक तरफ पेट्रोलियम लेवी, दूसरी तरफ आप लोगों की कुव्वत खरीद कम कर रहे हैं कानून तोड़ के। जब मुनाफा बढ़ रहा है तो आप कैसे उनको 20% से 10% पर ला सकते हैं? फिर मैं आपको बताऊं, 9 करोड़ लोग हैं, आवाम की जिम्मेदारी है, आवाम अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे हैं। 9 करोड़ लोग हैं बेचारे जिनकी आमदनी बहुत कम है, जो है ड्राइवर हैं, चौकीदार हैं, जो दूसरे शहरों में मासियां हैं। क्या आपको पता है कि जब वो 100 रुपए का डालते हैं तो उनसे टैक्स काट लिया जाता है? पाकिस्तान के कानून के तहत जिसकी आमदनी कम है उससे तो आप टैक्स ले ही नहीं सकते। इन 9 करोड़ लोगों से गैर कानूनी कटौती हो रही है और ये जिंदाबाद के नारे लगाते रहते हैं बैठ के कि उसका क्या हुआ। अरे भाई, तुम अपने घर की फिक्र करो। तो आपके चैनल पर आए ये लोग और कहें कि जी मेरे 100 रुपए पे आपने क्यों काटा है, तो फिर आप उसको टीवी पे दिखाएंगे तो हुकूमत पे दबाव पड़ेगा। ये लोग भी तो सियासत में लग गए हैं ना। अगर ये आवाम उठ खड़े हों, सड़कों पे ना जाए, घरेलू खवातीन जिनका आमदनी कम है,
आपको पता है कि उन पर 30% टैक्स है अगर वो बैंक में पैसा रखते हैं तो, हालांकि उनका जायज पैसा है। वो कहते हैं जी आप फाइलर नहीं है। अरे भाई, जब वो उसकी आमदनी नहीं है तो फाइलर कैसे होगा? तो ये गैर कानूनी कवानीन से आवाम को कुचला जा रहा है। आवाम खामोश है, पार्लियामेंट वाले खुश हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर क्विकली आपसे सर मैं पूछ पाऊँ, बजट भी आने वाला है और एक साल बाद आवाम को ये उम्मीद होती है कि इस दफ़ा शायद कुछ रिलीफ मिल जाए, तो अगर मुख्तसरन आप बता सकें इस बजट पे हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए? बजट में जो आदमी ये समझता है कि रिलीफ मिलेगा वो अपने आप को धोखा देता है। बजट में आवाम को कुचला जाएगा वो इसलिए कि आईएमएफ ने हमारे गिर्द घेरा तंग कर लिया है। और ये बड़ी बात ये आने वाली है कि 26वीं तरमीम में जो आई थी उसमें ये कहा था कि 2027 तक सूद का खात्मा कर दिया जाएगा। आपने मॉनेटरी पॉलिसी देखी है, वो सारी शरह सूद के गिर्द घूम रही है। ये बजट जो बन रहा है ये भी शरह सूद पे बन रहा है। तो हमारे उलमा मुफ्ती हजरात जो हैं उस पर खुशियां क्यों मना रहे थे कि 2027 में खत्म होगा, जबकि मेरी किताब जो इस्लामिक बैंकिंग है जो मैंने अभी लिखी है सितंबर में, उसमें मैंने ये कहा है कि मैं गारंटी करता हूं कि 2027 में खत्म नहीं होगा। और अगर इस्लामी बैंकारी नहीं लाते आप और उसके नाम पर सूदी काम चलाते हैं तो उससे मुल्क में मनुसत भी आएगी, आवाम पिछले जाएंगे। इस बजट से तवक्को रखना अपने आप को धोखा देना है। इल्ला ये कि आवाम उठ खड़े हों, आप उन चैनल पर जो है उनको दिखाइए, आवाम के तसव्वुरात बताइए, उनको बताइए कि सबके जी। साथ जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान के पास वसाइल हैं, लेकिन अशराफिया को खुश करने के लिए तमाम हुकूमतें माजी की और मौजूदा वो गलत पॉलिसियां बना रही हैं। ये तबाही का नुस्खा है, बर्बादी का नुस्खा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद साहब, आपने बड़े अहम नुकात पे बात की है और हमेशा की तरह आपको तजावीज़ भी देते हैं और अब देखते हैं कि हुकूमत इन तजावीज़ पर, इन इस्लाहात पर अमल दरामद कर पाती है नहीं कर पाती। बहरहाल बजट भी आने वाला है और एक माहौल जो है वो भी बन चुका हुआ है कि इस दफ़ा बहुत मुश्किलात हैं, इस दफ़ा आलमी मुआशी बहरान चल रहा है, इस दफ़ा जंग चल रही है, इस दफ़ा पेट्रोलियम प्राइस की कीमतें जो हैं बढ़ रही हैं और लग ये रहा है कि हुकूमतें भी शायद यही अंदाज़ा और ये इशारा दे रही हैं कि इस दफ़ा शायद हम आवाम को वो रिलीफ ना दे सकें जो कि उन्होंने उम्मीद लगा रखी है। वैसे जो आवाम ने उम्मीद लगाई होती है वो तो हुकूमतें उम्मीद पूरी करती भी नहीं है। बहरहाल जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।